पॉलिसी बाजार जो है वो है इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर। ठीक है। और इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर सेगमेंट में उनके पास है 93 टू 94% का मार्केट शेयर। और एक इंटरेस्टिंग बात है, याशीष दहिया जो कि पॉलिसी बाजार के को फाउंडर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि प्रॉफिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और कंपनी को प्रॉफिट बनाना चाहिए। लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपना व्यू बदल दिया है, बोले कि ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, प्रॉफिट की आप जब चाहे बना सको। तो लेकिन क्या है ना, रेवेन्यू है जो कंपनी को मिल रहा है एग्जैक्टली, फिर चाहे वो कमीशन के जरिए हो या फिर प्रीमियम के जरिए हो, तो वो चीज़ है। तो प्रसाद, फाइनली जो सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या आप इस आईपीओ में लगा रहे हो पैसा? और आज मेरी क्लास लगने वाली है। कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बिल्कुल नहीं आती है एंड मुझे सीखनी चाहिए, तो आज मैं वही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आईपीओ की सीजन लगी हुई है और बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, और इतने सारे आईपीओ को इंडिविजुअली एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि कुछ बेसिक पॉइंटर्स, कुछ टेक्निक सीख ली जाए, जिससे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बैलेंस शीट देखकर उसके नंबर्स के बारे में बातें, उसका रेवेन्यू, लॉसेस, बाकी प्रोजेक्शंस देख के हमें समझ सके कि उस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है कि नहीं। और आई हैव अ ग्रेट टीचर टुडे जो मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला है। मुझे लगता है कि उनका नाम बताने की, चैनल के नाम बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्हें तुरंत पहचान जाएंगे। तो आज के हमारे स्पीकर हैं फिनोवेशन से प्रसाद। हाय प्रसाद, हाउ आर यू? आई एम फाइन ऋषभ, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो आई वांट कि आप मेरे आज थोड़ा सा टीचर बने, और एक आईपीओ आने वाला है, चल रहा है पॉलिसी बाजार का। और पर्सनली देखो, मुझे इसके नंबर्स और बाकी सारी चीजें, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सारी चीजें नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि इस कंपनी में मैं इसलिए यकीन करता हूँ कि पिछले कई सालों से मैं अपना प्रीमियम पॉलिसी बाजार के थ्रू पे कर रहा हूँ। मेरी वाइफ, मेरे फैमिली, इवन मनदीप ने अपनी पॉलिसी यहीं से ली है। तो और मजे की बात, उससे पहले जो एजेंट ने मुझे पॉलिसी दी थी, उतने करोड़ की पॉलिसी मुझे पॉलिसी बाजार से काफी सस्ते में मिली है। तो ये मुझे एक पॉजिटिव चीज लगती है कि मुझे बाकी सारी चीजें पता नहीं, लेकिन मैं इस कंपनी का यूजर हूँ, कंज्यूमर हूँ। तो अब इसका आईपीओ आने वाला है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे यूजर्स को और स्पेशली मुझे थोड़ा सा सिखाएं कि आईपीओ को कोई भी कंपनी जब आती है तो क्या चीजें देखनी चाहिए, ये ओवर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रेशियो वगैरह क्या क्या होता है, कौन से नंबर्स पे हमको स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और इवन दो आईपीओ लगे या नहीं लगे, ये नंबर्स देख के हम बाद में भी अगर लॉन्ग टर्म इस कंपनी में बना रहना चाहें तो हम बने रह सके। तो आईपीओ में पर्टिकुलर इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, और ये पता करने की बस कितना है मार्केट में। पहला सिंपल तरीका है कि पहले 2 दिन में आईपीओ किस तरह से सब्सक्राइब हो रहा है। जैसे बस पहले भी आता है, कई बार क्या हुआ कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एसबीआई कार्ड का। मार्च 2020 में आईपीओ आया और इसका बस बहुत ज्यादा था। जैन फेब में हर कोई बात कर रहा था कि एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड। तो हमने भी एक पहले वीडियो बना दिया था जब बस काफी था। जब तक इसका आईपीओ आया तब तक आ गया कोरोना। ठीक है। अब कोरोना आ गया तो फिर बस चला गया पूरा। तो पहले 2 दिन में कुछ सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, ये तो पहले 2 दिन में सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो फिर तीसरे दिन भी कुछ खास आया नहीं सब्सक्रिप्शन। वो जो प्राइस अगर आप मतलब अगर देखेंगे लिस्टिंग गेन, तो लिस्टिंग गेन मतलब सीधा लॉस में चला गया, वो 13% डाउन लिस्ट हुआ। तो ये कुछ प्रोबेबली चीजें हुई उस केस में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होता है कि मतलब जो बस चल रहा है वो उस दिन तक भी चले। तो आइडियली क्या है कि देखो, आईपीओ में अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर नहीं होती है। तो बेटर है कि आप तीसरे दिन अप्लाई करो ये सोच समझ के कि पहले 2 दिन किस तरह से आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हो रहा है। ये हो गया पहला तरीका। और दूसरा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो एग्जैक्टली कितना चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम पता करना थोड़ा मुश्किल ही है, बट ओवरऑल आइडिया आपको कई सारे प्लेटफॉर्म से आई जाती है। आप ट्विटर पर जाकर आरके जो है आईपीओ मंत्रा के, उन्हें फॉलो कर सकते हो। वो हर एक अपडेट आपको देंगे आईपीओ का कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कौन सा है सबसे पहले अपडेट चाहिए आईपीओ का। तो आई थिंक यू शुड फॉलो आरके ऑन ट्विटर, आल्सो नोन एज, उनका और एक चैनल है आईपीओ मंत्रा। तो आई थिंक तो ये जैसे पॉलिसी बाजार का क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, कुछ आइडिया? 150 रुपीज। 150 रुपीज? हाँ, कल तक 150 रुपीज चल रहा है। तो अभी तो वो मतलब एक लिस्टिंग गेन के मतलब ग्रे मार्केट। हाँ, तो मतलब मुझे भी लगता है कि उतना होना ही चाहिए, बिकॉज उतना लिस्टिंग मतलब 150 गेन होके चल बनेगा ये। ओके। हाँ, गेन 150 रुपीज इज गेन। ठीक है जो प्रीमियम मिलेगा मतलब। और ये दूसरी चीज जो आपने बताई, तरीका नंबर 1 कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, वो कहाँ से चेक करते हैं? तो पहले 2 दिन आप सिंपली हर एक वेबसाइट, बीएसई की वेबसाइट पे आपको पब्लिश होके मिलेगा, एनएससी की वेबसाइट पर आपको पब्लिश होके मिलेगा, कई सारी जगह पे मिल जाएगा। तो दैट इज नॉट अ बिग चैलेंज। साथ ही आपको हर एक न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है। चित्तौड़गढ़.com पे जाओगे तो वो भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू गूगल इट एंड ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ की जो वेबसाइट देखी है, मैं इसको एक बार स्क्रीन पे आपको शो करता हूँ।
तो प्रसाद मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, अब देखिए इसमें दिख रहा है इश्यू ओपन 1 को एंड इश्यू क्लोज ऑन November 3 एंड वी आर शूटिंग ऑन 2nd नाइट, तो आज 2 दिन हो चुके हैं। तो अब ये जो नीचे आपको नंबर्स में दिखाता हूँ, इन नंबर्स को आप मुझे एक बार बताइए, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये सब क्या होते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन टाइम्स कितना अच्छा है क्या बुरा है, ये बताइए आप मुझे। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है रिटेल इन्वेस्टर का, जो कि 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो जनरली ठीक है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को देखता हूँ तो स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि अगर पहले 2 दिन में कोई भी आईपीओ 5 या 6 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है रिटेल कोटा में, तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस वहाँ पर 60% के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स तो सब्सक्राइब होना चाहिए पहले 2 दिन में, दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, और ये बाकी नंबर्स क्या हमें ध्यान देने चाहिए? बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल आप देख सकते हो शायद, बट क्वालिफाइड हम्म, इंस्टीट्यूशंस तो उतना कुछ काम का नहीं है और वो ज़्यादातर टाइम बहुत ज़्यादा ही ओवर सब्सक्राइब होता है। तो ठीक है। रिटेल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देन नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, तो आपने जो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए वो हमने दोनों देख लिए। एक तो आपने सब्सक्रिप्शन रेशियो बताया है, वो हमने अभी चेक कर लिया कि अभी 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है डे 2 के एंड पर। एक आपने बताया ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 150 रुपीज ऊपर चल रहा है अभी। ये हो गया कुछ बेसिक नंबर्स। अब पर्टिकुलर जैसे से पॉलिसी बाजार की बात करें तो आप इस कंपनी को फंडामेंटली किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, क्या देखते हैं? जो आपने बताया कि द स्टोरी टेलिंग पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये स्टोरी आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं? श्योर। तो अभी अभी अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ये कहा जाता है कि पॉलिसी बाजार जो है वो है इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर, ठीक है। और इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर सेगमेंट में उनके पास है 93 to 94% का मार्केट शेयर। क्या तो बात कर सुनने रहे में हो? ये, हाँ, तो मतलब उनका इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर, उनके पास कोई कंपटीटर ही नहीं है। दूसरे कवर फॉक्स है और 1-2 प्लेयर्स है, बट उसके नज़दीक भी कोई नहीं है। तो ठीक है। इन्होंने फटाफट काफ़ी जल्दी मार्केट शेयर हासिल कर लिया, एक मोनोपोली एक तरह से चला रहे। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरी जो इंश्योरेंस मार्केट है, उसमें ज़्यादातर जो इंश्योरेंस का सेल होता है वो एजेंट के ज़रिए होता है। ठीक है। इनफैक्ट कई सारे इनसाइडर्स का कहना है कि वेब इंश्योरेंस एग्रीगेटर बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं, बट लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर एजेंट से कंपेयर करते हैं और फिर एजेंट को बोलते हैं कि अब इस प्राइस में ही दे दो, क्योंकि उन्हें थोड़ा ईज़ी जाता है। म्यूचुअल फंड में तो उन्होंने बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया है, बट दैट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल इन इंश्योरेंस सेगमेंट। तो आई थिंक ठीक है। इंश्योरेंस में ये कुछ एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सिर्फ 0.54% मार्केट शेयर है वेब इंश्योरेंस एग्रीगेटर के पास, और उस 0.54% का 93-94% है पॉलिसी बाजार के पास। तो आप समझ सकते हो ठीक कि है। बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हालांकि स्टोरी ये है कि जब इन्होंने शुरू किया इंश्योरेंस को, तो मैं आपको 2 स्टोरीज शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो ठीक ये है। थी कि इन्होंने कहा कि हमारे जो फादर है उन्होंने कुछ लाख 1.5 लाख का इंश्योरेंस लिया था और हम्म। किसी एजेंट के जरिए, और फिर इन्होंने जब वो डॉक्यूमेंटेशन देखे सारे, तब ये किसी कंपनी में, दूसरी कंपनी में काम करते थे। तो जब इन्होंने देखा डॉक्यूमेंटेशन में, देखा कि अरे यार ये तो इन्हें फंसाया गया है। जब उन्हें पता चला कि फंसाया गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्यों ना ठीक है। मतलब एजेंट की बजाय ऑनलाइन एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से इंश्योरेंस को कंपेयर करते हैं। तो यही आइडिया लेके IIM अहमदाबाद से पास आउट थे, और अपने संजू बिखचंदानी जो है इन्फो एज के, वो भी IIM अहमदाबाद से पास आउट थे। तो उन्होंने उनको ही अप्रोच किया, मिस्टर संजू बिखचंदानी को, फंडिंग के लिए। तो संजू बिखचंदानी बोला कि आप प्रूव करके दिखाओ कि कैसे ये पॉसिबल है, डेमो दे दो मुझे। तो इन्होंने, इनके पास तब वेबसाइट लाइव नहीं थी, 2008 की बात है। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटोटाइप रेडी था इनका पॉलिसी बाजार का, इन्होंने वो दिखा दिया और बोला कि ये देखो, ये एक पॉलिसी है जिसमें फीचर्स आपकी पॉलिसी की तरह ही है, बट प्राइस 60% से कम है। तो वो भी देख के शॉक हो गए। और कुछ ही दिन के अंदर उन्होंने सीधा लगभग 20 करोड़ का चेक फाड़ के दे दिया उनको, जो कि उस टाइम तक की इन्फोएज ने दी हुई सबसे बड़ी फंडिंग रही है, वो भी इतने अर्ली स्टेज पे कह सकते हैं आप। तो इस तरह से, बट उनका स्टार्टिंग में मकसद यही था कि हम थोड़ा जो एजेंट लोग हैं इनको थोड़ा हटाएंगे, धीरे धीरे कंप्लीटली ऑनलाइन लाएंगे। तो अभी तक अगर हम देखें मार्केट साइज के हिसाब से, तो अभी तक उतने सक्सेसफुल नहीं साबित हुए हैं। अगर ये मार्केट शेयर अगर आप यूरोप में देखें तो इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर के पास आता है 50% मार्केट शेयर, इंडिया में 0.5% है। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो ये अगर रिवोल्यूशनाइज होता है किसी कारण, तो आई थिंक देन देयर इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, वेरी बिग। ठीक है, मतलब स्कोप बहुत बड़ा है अभी इसमें। यस। ओके, सो दिस इज नंबर 1 स्टोरी। व्हाट इज द सेकंड स्टोरी? या ये दोनों स्टोरी हो गई? ये दोनों हो गई। ठीक है। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई कि इसमें इंडिया में, यूरोप में अगर 50% मार्केट शेयर है वेब एग्रीगेटर्स के पास, तो इंडिया में सिर्फ 0.5% है, एंड उसमें ये मोनोपोली वाले प्लेयर है। तो अगर मान लो वेब एग्रीगेटर्स का शेयर बढ़ता है, तो ओवरऑल पॉलिसी बाजार हैज अ मोर चांस, द बिगर चांस टू गेन दैट मार्केट शेयर। दिस इज पॉइंट 1. The other point is, which is also in the news,
कि ये इन्होंने कुछ तो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वेब एग्रीगेटर की नहीं, रेगुलर लाइसेंस के लिए, उसके बारे में क्या न्यूज़ है? तो इन्होंने अप्लाई किया अभी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए। अब इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस 2 मायने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ये बेच पाएंगे, जहाँ पे मार्जिन ठीक इनको है। ऑफकोर्स ज़्यादा मिलेगी, बेटर मिलेगी। सेकंड ठीक है। चीज़ ये है कि ऑफलाइन इंश्योरेंस सेल करने का इनके पास ऑप्शन रहेगा इस लाइसेंस ठीक के है। बाद। तो इनका ठीक ये है। प्लान है अभी कि 200 रिटेल आउटलेट्स लॉन्च करना अलग-अलग सिटीज़ में, और वहाँ पे कुछ लोग रख के उनके ज़रिए फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऑफलाइन बेचना। क्योंकि असली में अभी भी मार्केट में जो इंश्योरेंस का सेल है वो ऑफलाइन ही है। मतलब ठीक है। हालाँकि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के बाद काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हुई, लेकिन इंश्योरेंस पे उतना फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक। तो ठीक है। पॉलिसी होल्डर चाहती है कि ठीक है, अपन ने शुरू किया था थोड़ा ब्रोकर को साइडलाइन करने के लिए, और अदर भी प्लान्स थे उनके। बट अभी उनको लग रहा है कि मार्केट की ज़रूरत है, ऑफलाइन में प्रेज़ेंस होनी चाहिए, तो अभी थोड़ा जान डाल रहे हैं वो वहाँ पर। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड मॉडल, जैसे लेंसकार्ट कर रहा है कि आप उनका वेबसाइट बिल्कुल, पे जाके भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको वहां जाके ट्राई करना है तो वहां जाके आप येस, ट्राई कर लो और फिर बाकी सारा वो डिलीवरी आपके घर पे एनीवेज हो जाएगी। परफेक्ट, यही है। ठीक है। तो प्रसाद, मैं कुछ बेसिक नंबर्स आपके साथ शेयर करता हूँ पॉलिसी बाजार के, एंड उसमें से मुझे बताइए कि सिंस इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, और आजकल काफी सारी कंपनी ऐसी आने वाली है और फ्यूचर में आ रही है और आने वाली जो लॉस मेकिंग कंपनीज होगी, फिर भी उनके कुछ नंबर्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले, आईपीओ के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जब भी किसी नॉर्मल कंपनी की बात आती है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस तो हम देखते ही हैं। बट देखो, प्रॉफिट को लेकर हम कई सारी चीज़ें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जैसे प्रॉफिट नहीं है तो आप ईपीएस नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट नहीं है तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो करके वैल्यूएशन भी नहीं निकाल सकते। तो आई थिंक एक तो लॉस इनके धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, बट हमें ये पता नहीं कि ये आईपीओ लाना है इसलिए 1 आध साल के लिए कम किए क्या? जैसे अगर मैं पेटीएम का ठीक भी है। देखता हूँ डीआरएचपी, तो मुझे एक चीज़ दिखाई ओके। देती है कि इन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम कर दिए हैं। बट ठीक है। आईपीओ आने के बाद एक बार लिस्ट हो गया स्टॉक, तो उसके बाद ये क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा हमें पता नहीं है। तो एक तो वो ठीक चीज़ हो है। गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस थोड़े देखने चाहिए। अल्टीमेटली ज़्यादातर एक्सपेंसेस जो होते हैं स्टार्टअप्स के, वो मार्केटिंग के तौर पे ही जाते हैं। इनफैक्ट इन्होंने जो पहले ठीक फंडिंग है। राउंड भी उठाए होते हैं, तो भी उसी तरह जाते हैं। तो वो एक देखना है। तो टोटल ये अगर हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो 345 करोड़ है, 445 करोड़ है पिछले साल, और इस पर्टिकुलर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 367 करोड़ रुपीस। तो पिछले साल से इस साल तो लगभग 25% कम हुआ है, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस दे हैव। यस, यस। आई थिंक ठीक है। एम्प्लॉयी तो आपने बेनिफिट के बाद यही यही सबसे बड़ा है ना? सैलरीज़ के बाद। तो इनकी बहुत बड़ी राइट। कॉल सेंटर टीम राइट। बैठती है अपने गुड़गाँव में। मतलब लोग हैं उधर, मुझे लगता है कि हज़ारों में हैं कॉल सेंटर्स पे। तो एक्चुअली एक डेटा ये कहता है कि पॉलिसी बाज़ार को 7 कॉल्स लगते हैं कस्टमर को कन्वर्ट करने में। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनका काम कॉलिंग पे जाता है, और इसीलिए ठीक लोग है। भी ज़्यादा लगते हैं, और इसलिए एक्सपेंसेस भी उस साइड में ज़्यादा है। तो धीरे-धीरे कैसे ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये भी एक देखना पड़ेगा। ठीक है। सो वन इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वन इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, थर्ड ये जो आपने नंबर बताया रेवेन्यू नंबर्स। तो इसमें रेवेन्यू नंबर्स मुझे जो दिख रहे हैं वो है 492 करोड़ था 2019 में, फिर 771 करोड़ और 886 करोड़ रुपीस। तो अगर मैं ग्लेमैन की तरह बात करूं तो रेवेन्यू तो मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। दिख रहा है। तो अभी इस रेवेन्यू की बात करें, अगर आप इसको सेग्रीगेट करते हो रेवेन्यू को, तो 68% आता है इसमें से इंश्योरेंस बिज़नेस से, और बाकी आ रहा है लेंडिंग बिज़नेस से। तो इनका लेंडिंग बिज़नेस है पैसा बाज़ार। अब पैसा बाज़ार क्या है कि कोविड के चलते एनपीएस बढ़ गए। तो पैसा बाज़ार के अलग-अलग लेंडर्स के साथ टाई अप है। उनका मॉडल बड़ा सिंपल ठीक है। है कि हम आपका जो भी लेंडर्स के साथ टाई अप है, और लेंडर्स को हेल्प करते हैं कस्टमर को ढूँढने में, और बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन एनपीए बढ़ने की वजह ठीक है। से थोड़ा पार्टनर भी उतने अग्रेसिव है नहीं फिलहाल की कंडीशन में। तो पैसा बाजार का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा डीप हो गया है पिछले कुछ टाइम में। बट ओवरऑल इंश्योरेंस की देखें तो अच्छी तरह से ग्रोथ अभी चल रही है। सो फार सो गुड। ओके। और एक इंटरेस्टिंग बात है, याशीष दहिया जो कि पॉलिसी बाजार के को-फाउंडर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि 2017 में कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, 17-18 में किसी एक साल, और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रॉफिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और कंपनी को प्रॉफिट बनाना चाहिए। लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपना व्यू बदल दिया है। बोले कि ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, प्रॉफिट क्या आप जब चाहे बना सको। तो ये चीज़ें कई बार थोड़ी ठीक है। दिक्कत दे सकती है, थोड़ा एक पॉजिटिविटी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप लिस्टेड कर रहे हो कंपनी, तो आपके पास एक क्लियर एक होराइज़न होना चाहिए दिमाग में कि कब आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आई थिंक वो थोड़ा स्टार्टअप्स के पास मिसिंग है। तो प्रसाद, अभी ये जो आईपीओ आ रहा है 950 980 की प्राइस बैंड में आ रहा है, हमको तो ये आम आदमी को ये दिखता है वहां पे कितने में मिल रहा है भाई आईपीओ, और हम लोग को ये भी पता है कि हायर बैंड पे हमको लगाना है ताकि अगर चाहिए तो मिल ही जाए। लेकिन राइट। कंपनी के पर शेयर के हिसाब से उसका वैल्यूएशन डिसाइड होता है। तो ये इस कंपनी का वैल्यूएशन कम है या ज्यादा है, स्पेशली लॉस मेकिंग कंपनी, तो आप इसको कैसे, ये नंबर्स को कैसे देखते हो? देखो क्या है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है तो 2 तरीके से वैल्यूएशन निकाल सकते हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो
लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी में वो तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकलेगा। दूसरा है डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो होना ज़रूरी है, जो कि कंपनी के पास नहीं है। तो ये दोनों भी तरीके जो इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो लॉस मेकिंग कंपनी में तीसरा तरीका काम में आएगा आपको, प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो आपको ये बताएगा कि सेल्स के मुकाबले कंपनी का वैल्यूएशन कितना जा रहा है। देखो कोई भी वेब इंश्योरेंस एग्रीगेटर लिस्टेड नहीं है, तो अगर मैं सिंपली इसे अभी किससे ही कंपेयर करें तो इंश्योरेंस कंपनी से कर लेते कंपेयर। तो आप सिंपली screener.in पर जाते हो और वहां पर बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के प्राइस टू सेल्स रेशियो चेक करते हो, तो लगभग ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइस टू सेल्स रेशियो 2 के करीब है, और कोई एक प्लेयर है जिसका 5 पॉइंट समथिंग है। तो पॉलिसी बाजार का 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सीधा है 43 या 47। तो आई थिंक जो वैल्यूएशन स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा है। हालांकि अभी बुल मार्केट चल रहा है। पराग पारिक ने काफी अच्छी चीज कही थी कि बुल मार्केट में कोई भी प्राइस और वैल्यूएशन की तरफ ध्यान नहीं देता है। आप लाइए किसी भी प्राइस पे डाल दीजिए, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक ज्यादा वैल्यूएशन है तो थोड़ा इम्पैक्ट तो रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आई थिंक ये फैक्टर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, मेरा बस एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन है। आपने चूंकि प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करी, तो एक इंश्योरेंस कंपनी का जो सेल्स होगा वो उनका टोटल जो प्रीमियम मिल रहा है वो होगा, लेकिन पॉलिसी बाजार के केस में प्रोबेबली वो जो प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा होगा, वो अपना सेल्स रेशियो तो सिर्फ कमीशन वाला पार्ट ही लेते हैं। तो प्रोबेबली ये दोनों को कंपेयर करना मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो जाएगा। गलत हाँ हो सकता है, लेकिन क्या है ना, रेवेन्यू है जो कंपनी को मिल रहा है एग्जैक्टली, फिर चाहे वो कमीशन के जरिए हो या फिर प्रीमियम के जरिए हो, तो वो चीज़ है। बट आगे चल के देखो क्या है ना कि रेगुलेशंस बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हमने सेशन के स्टार्ट में बात की थी कि पहले अलाउ नहीं था लॉस मेकिंग कंपनीज को, लास्ट 3 साल में प्रॉफिटेबल होनी चाहिए थी, लेकिन रिसेंटली अभी चीज़ें बदल रही है। ग्रो है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तुरंत उन्होंने एएमसी के लाइसेंस के लिए मतलब इंडिया बुल्स एएमसी को खरीद रहे हैं, तो आई थिंक एंट्रेंस है वहाँ पे डायरेक्ट। तो आगे चल के अगर पॉलिसी बाजार कुछ रेगुलेशन चेंज होते हैं, खुद इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है लाइसेंस के लिए, तो कुछ रेगुलेशन चेंज हो जाता तो गेम चेंज होने में यहाँ पर भी टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने पहले आपको देखनी चाहिए पॉलिसी बाजार में आपको क्या क्या रिस्क दिख रही है अभी? सबसे बड़ी रिस्क ये है कि यहाँ पर जो साइज है इनका वेब इंश्योरेंस एग्रीगेटर का वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो वो बढ़ाना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी से ये कहना है कि पॉलिसी बाजार जो इंश्योरेंसेस बेचती है वो सिर्फ प्राइस के बेसिस पर बेचती है, कि अगर प्राइस किसी की कम है तो वो अच्छी है। बट इंश्योरेंस कंपनीज का ये भी कहना है कुछ का कि हमारे फीचर्स ज़्यादा हैं, तो आप उनको भी थोड़ा प्राइस जितना ही इम्पोर्टेंस दो, तब जाके मतलब वो एक फेयर कंपैरिजन हो जाएगा। और इसीलिए एचडीएफसी एयर को थोड़ा नाराज़ हुआ कि यार प्राइस तो हमारी ज़्यादा रहती है लेकिन हमारे फीचर्स भी ज़्यादा है, वो आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पर। तो ये कुछ इश्यूज हैं, अगर इसी तरह जाते रहे तो आई थिंक दैट कुड क्रिएट अ बिग इशू। ठीक है, अंडरस्टूड। तो प्रसाद, फाइनली जो सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या आप इस आईपीओ में लगा रहे हो पैसा? और मान लीजिए आईपीओ तो खैर ऐसी चीज हो गई कि मान लो 5 गुना या 10 गुना जितना भी सब्सक्राइब होता है तो आपका बहुत कम चांस है, 10, 15, 20% चांस है। क्या आप इसमें एक लॉन्ग टर्म कंपनी में विजन देखते हो कि हाँ, कैन इट बी समथिंग सब्सटेंशियल? जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है तो आईसी की लिस्टिंग यहाँ पर मिल सकता है, सो आई माइट ट्राई लॉट, बट एक्चुअल मिलते नहीं है आईपीओ, वो एक अलग बात है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे कंपनी में दिख रहा है पोटेंशियल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज कंपनी ने जिस तरह से मोनोपोली क्रिएट की है वेब इंश्योरेंस में वो काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है पिछले कुछ सालों में। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में मार्केट साइज भी बड़ा है, 3.5% का पेनिट्रेशन इंडिया में इंश्योरेंस का, तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो इंश्योरेंस एक बड़ा सेगमेंट है और कई अब ऑफलाइन में भी ये जा रहे हैं तो वहाँ पर भी मार्जिन बढ़ जाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी मार्जिन बढ़ जाएगी। तो आई सी अ गुड फ्यूचर इन द कंपनी, बट द ओनली कंसर्न ऑफ माइंड इज वैल्यूएशन। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं यहाँ पर आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करूँगा। आईपीओ मुझे मिलता है तो लिस्टिंग पे मैं निकल जाऊँगा, लेकिन आगे चलकर जैसे कुछ क्रैश निकल कर आता है या कोई मान लो रिसेशन की तरह एक पीरियड आता है जैसे मार्च 2020 में लास्ट ईयर आया था, तो ऑब्वियसली आई विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पॉलिसी बाजार। जितने भी स्टार्टअप्स अभी आए हैं सबसे हॉट मुझे पॉलिसी बाजार लग रहा है। ठीक है, तो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि अभी जो भी स्टार्टअप्स है, वैसे मैं जोमेटो का यूजर नहीं हूँ, आई जनरली ऑर्डर माय फूड फ्रॉम स्विगी, बट पॉलिसी बाजार इज समथिंग अ कंपनी जो मैं एक्चुअली यूज करा है और पिछले काफी सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। एंड टचवुड अभी क्लेम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अदरवाइज देयर सपोर्ट एंड देयर आई डोंट नो रिन्यूअल पॉलिसी, रिमाइंडर्स, वो बाकी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए और ऑब्वियसली जो प्राइसिंग है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती है। तो इस हिसाब से मुझे एक लेमैन की पर्सपेक्टिव से कि जिस कंपनी में मैं इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ कि अपनी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में वहां से खरीद सकता हूँ, तो वहां से मुझे लगता है कि उस कंपनी में मुझे
इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। तो मैं एक बिल्कुल एक लेमैन पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसा सोचता था। तो प्रसाद, थैंक यू सो बढ़िया मच है। फॉर ज्वाइनिंग, एंड इट्स बीन रियली लेट बट आपने समय निकाला, एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, और सभी व्यूअर्स को भी हैप्पी दिवाली। आप कुछ एलएलए के व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? बाय द वे, फिनोवेशंस इज अ फिनोमिनल चैनल, और जब जब हम कभी फाइनेंस के वीडियो बनाते भी नहीं थे एलएलए पे, तब से मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ, और आपके मैं वीडियो तब से देख रहा हूँ जब आप डेली का एक वीडियो अपडेट का डालते थे, अब वो दूसरे चैनल पे राइट। इनोवेशन अपडेट पे डालते हो। जो हमारा फर्स्ट जो कोलैब वीडियो था एलएलए पे, पहला कोलैब वीडियो 2019 में, और जिसमें प्रसाद ने अपना पहली बार चेहरा रिवील किया था, वो भी एलएलए पे था। बाय द वे, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो प्रसाद, यू हैव बीन लाइक सॉर्ट ऑफ मेंटर टू अस, अ गाइड टू अस, एंड इट्स वेरी गुड कि आज मैं आपसे आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक सीख सका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऋषभ, एंड आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये जो अगला साल है संवत से, वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा बुल मार्केट है तो वैल्यूएशन के कुछ कंसर्न्स है, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे मतलब क्रैश भी आता है तो सीखने काफी कुछ मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में काफी कुछ हमें सीखने मिलेगा, और अच्छी तरीके से मतलब सेव करके इसी तरह की ग्रोथ हम करते रहेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, गुड ऑलराइट, नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय।